एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार की तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, जेएमआरसी, एलएमआरसी, यूपीएमआरसी, भेल, जेबीवीएनएल, जेडीवीएनएल, एवीवीएनएल आदि की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि थ्योरी की बुक में आने वाले सारे पाठों का इस चैनल पर हिंदी भाषा में विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आप या आपके कोई भाई बहन इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रहे हों या फिर आईटीआई करने के बाद कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, तो कृपया उनको इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं और कहें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे इस चैनल पर नया वीडियो डलते ही आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन करना है और उसमें सर्च लिस्ट में जाकर के आपको लिखना है ईके इलेक्ट्रिकल नॉलेज। ऐसा लिख करके आपको ये जो लोगो दिख रहा है इस प्रकार का आएगा। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन पर दबा करके उसको नोटिफिकेशन को चालू करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्योरी के अंदर इंडक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। जो प्रेरक यानी कि इंडक्टर होता है वो इस प्रकार का होता है दिखना ना। तो इंडक्टर को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, प्रेरक, चौक, कुंडली, वेस्टर्न इंडक्टर या बेलास्ट आदि नामों से जानते हैं। अब इंडक्टर की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चालक तार को एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाला पुर्जा बना दें तो वह इंडक्टर कहलाता है। यानी कि कोई चालक तार होता है, ठीक है, उसको हम कोई ऐसे इस प्रकार के लपेटे दे करके उसको एक डिवाइस बना देते हैं या कुंडली का रूप देते हैं, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की डिवाइस बनाने से क्या होता है कि उसका एक गुण डेवलप हो जाता है इंडक्टेंस का। ठीक है, इंडक्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अधिष्ठापन। ठीक है, तो इंडक्टेंस की परिभाषा देख लेते हैं हम क्या होती है। एसी की विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करना इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, एसी की विद्युत धारा में एक परिवर्तन होता है ना, उनका विरोध करने का जो अवरोध पैदा होता है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। जो अवरोध का यह गुण होता है ना, यह इंडक्टर के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और जो इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला जो अवरोध होता है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी को हम एच, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से दर्शाते हैं। अब उसके बाद है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। वो जो इसकी परिभाषा होती है वो है कि जब कुंडली को या जब कॉइल को एसी धारा देते हैं तो उसके सिरों पर बार बार पोल चेंज होते हैं, जिससे जो रेखाएं बनती है, तो इन बदलती हुई बल रेखाओं के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उसे ही बैक ईएमएफ कहते हैं। क्योंकि कोई इंडक्टर होता है, ठीक है, ये इंडक्टर है, जब इसको हमने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दी, यहाँ पे हमने इसको मान लो कि इधर से फेज दे दिया और इधर से न्यूट्रल दे दिया, तो इसमें एसी सप्लाई देने के कारण क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के कारण इसके सिरों पर इधर पोल चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे एन हो गया तो एस हो गया, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो यहाँ पे एस हो जाएगा, फिर अगली फ्रीक्वेंसी में इसमें एन हो जाएगा। तो इस प्रकार एन एस इस प्रकार से पोल चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंसी के कारण। तो उसमें क्या होता है कि फैराडे के नियम के अनुसार इसी कुंडली में खुद ही एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उसी उत्पन्न हुई ईएमएफ को हमें बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद है एक हेनरी की परिभाषा। यदि किसी कुंडली में एक कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट का बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उस कुंडली को हम एक इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, या एक इंडक्टेंस उसका अवरोध होता है। अब बात करते हैं एक जो प्योर इंडक्टर होता है या एक शुद्ध प्रेरक होता है, यानी कि एक ऐसा वह परिपथ जिसके अंदर केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मान शून्य होता है। ठीक है ना, इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं होता है और कैपेसिटेंस भी नहीं होता है, यानी कि केवल उसके अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू ही अवेलेबल रहती है, तो उस सर्किट को हमें प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, कैपेसिटेंस मीन्स होता है धारिता। ठीक है ना, यानी कि वह सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 हो, ठीक है, उसको हमें प्योर इंडक्टर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि धारा को पीछे एवं वोल्टेज को आगे करने का काम करता है इंडक्टर। इंडक्टर होता है जो वोल्टेज को 90 डिग्री आगे करता है और करंट को 90 डिग्री पीछे करता है। तो अगली लाइन है कि धारा को 90 डिग्री पीछे करता है, वोल्टेज को तो 90 डिग्री आगे करता है और धारा को 90 डिग्री पीछे करने का काम करता है। अब इसका जो पावर फैक्टर होता है उसका मान शून्य होता है, यानी कि पावर फैक्टर और जो इसकी शक्ति खपत होती है वो शून्य होती है। ठीक है, इंडक्टर जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो पावर फैक्टर और जो शक्ति खपत होती है वो शून्य होती है। ऐसा थ्योरेटिकली होता है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली इस प्रकार से होता है कि जो पावर फैक्टर और शक्ति खपत इसकी शून्य होती है। और ये जो इंडक्टर होता है ना, ये ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एकत्रित करता है, यानी कि जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो कुछ देर बाद में ये ऊर्जा को एकत्र कर लेता है, लेकिन
ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इसको स्टोर करता है। और इंडक्टर के अंदर स्टार्टिंग में करंट शून्य होती है और लास्ट में करंट अधिकतम होती है। वो इसलिए होती है, वो देखना यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, यह है इसकी फ्रिक्वेंसी की साइकिल, ठीक है। तो साइकिल सबसे पहले जैसे ही हम इंडक्टर को सप्लाई देते हैं, ये इंडक्टर हमारा, इसको हमने फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देते ही इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें वोल्टेज की साइकिल प्रारंभ होती है। जैसे 90 डिग्री पे जाती है वोल्टेज की साइकिल, फिर 90 डिग्री पर जाकर के फिर जैसे नीचे की तरफ आने लगती है, यानी कि वहाँ से डिक्रीज होने लगती है, तो उसके बाद यहाँ से करंट बाद में फ्लो होने लगती है। तो इसकी स्टार्टिंग अवस्था यहाँ से यहाँ तक की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज प्रवाहित होती है, यानी कि करंट बाद में प्रवाहित होता है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो करंट का मान 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग में इसको करंट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और लास्ट में फिर अधिकतम हो जाती है, क्योंकि ये भी लास्ट में जाकर के फिर 90 डिग्री पे जाएगी, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू भी एक निश्चित समय बाद अधिकतम हो जाएगी। तो इसीलिए इंडक्टर को हमें स्टार्टिंग में जो करंट होती है उसकी शून्य होती है। फिर उसके बाद ये जो इंडक्टर होता है ना, इसको हम जब भी इसको सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होता है कि जो साइकिल चलती है ना, इस प्रकार से ये जो साइकिल चलती है ना, पहले पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव के बाद डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव में चलती है, फिर नेगेटिव से डिक्रीज होती है। तो उस साइकिल में ये क्या होता है, हाफ साइकिल में पहले 90 डिग्री पे जाता है, तो उस कंडीशन में ये 5 स्थिरांक में चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये जो इंडक्टर होता है, इसके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो समय होता है ना, उस समय को हम समय स्थिरांक के नाम से जानते हैं। यानी कि एक इंडक्टर होता है, ठीक है, तो इसमें ये साइकिल पहले यहाँ से पॉजिटिव में जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि आधी साइकिल में चार्ज होता है और आधी साइकिल के बाद ये डिस्चार्ज होने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो समय होता है ना, उसको हम समय स्थिरांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद कि जिस समय में चार्ज होता है उस समय को हम आवेश समय कहते हैं, और जिस समय में डिस्चार्ज होता है इंडक्टर, उस समय को हम डिस्चार्जिंग समय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय को हम समय स्थिरांक कहते हैं, लेकिन जिस समय में चार्ज होता है ना इंडक्टर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइकिल होती है ना, इसमें इंडक्टर चार्ज होता है, तो उसको हम आवेश समय कहते हैं। और फिर बाद में डिस्चार्ज होने का काम करता है, तो उसको हम डिस्चार्जिंग समय कहते हैं। अब ये जो इंडक्टर होता है ना, इसको हम शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अलावा इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध इंडक्टर। ये इस सर्किट के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होता है, लेकिन जब इसके बात की जाए तो इसको दूसरे नाम से और जाना जाता है। जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है ना, इसको हम प्रतिरोध इंडक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर प्रतिरोध, ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्रतिरोध आ गया तो इस सर्किट के अंदर प्रतिरोध की वैल्यू रहेगी, नहीं, इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नाम ही रख दिया इसका प्रतिरोध इंडक्टर, ठीक है ना, ये पूरा नाम हो गया। प्रतिरोध इंडक्टर का जो समय स्थिरांक होता है ना, उसको हम टी से दर्शाते हैं, और उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L/R, यानी कि इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इसका। उसके बाद है जो प्रेरक होता है, यानी कि इंडक्टर 5 समय स्थिरांक में ही चार्ज होता है और 5 समय स्थिरांक में ही डिस्चार्ज होता है। 5 समय स्थिरांक का मतलब होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉजिटिव साइकिल जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी 90 डिग्री पर जाते समय, यानी 90 डिग्री पर जाते हैं ना, तो ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 0 से 90 डिग्री पर जाते समय ये 5 समय स्थिरांक में चार्ज होता है, यानी कि 5 बार में चार्ज होता है और 5 बार में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो चार्जिंग की जो साइकिल है वो ये है, ठीक है। तो ये जो पहली बार में कितना चार्ज होता है, ये 63% होता है, यानी कि जो पहले समय स्थिरांक में 63% चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरे समय स्थिरांक में कितना परसेंट चार्ज होता है, 85%, ठीक है। और तीसरे परसेंट में ये 95% चार्ज होता है। उसी के बाद चौथे समय स्थिरांक में ये 98% चार्ज हो जाता है, और पाँचवें समय स्थिरांक में लगभग 100% पूरा चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज की प्रोसेसिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो जो करंट और वोल्टेज होता है, ठीक है, उसके बीच में अब देखते हैं एक बार वापस इसकी डिस्चार्जिंग की साइकिल। जिस प्रकार से चार्ज हो जाता है उसी प्रकार से ये डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। ये है इसके डिस्चार्जिंग की साइकिल, ठीक है। ये तो थी इसकी चार्जिंग की साइकिल, ये है इसकी डिस्चार्जिंग की, और ये है, इन दोनों को एक करके हमने कॉमन बना लिया, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग की जो साइकिल है वो देख लेते हैं। पहले समय स्थिरांक में कितना परसेंट है, ये डिस्चार्ज होकर के कितना आ जाता है, 37% डिस्चार्ज होकर के यहाँ पे इतना रह जाता है। दूसरे समय स्थिरांक में 14% पे आ जाता है, और तीसरे समय स्थिरांक में डिस्चार्ज होकर के 5% पे आ जाता है। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र, वो जो ऊर्जा होती है ना, वो
और चौथे समय स्थिरांक में 2% पे आ जाता है। उसी प्रकार जो पाँचवें समय स्थिरांक में लगभग पूरा 0% यानी कि 1% के आसपास आ जाता है, यानी कि यहाँ पे पाँचवें समय स्थिरांक में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो वही साइकिल यहाँ पे कॉमन करके बना दी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है करंट और बैक ईएमएफ के बीच 90 डिग्री का अंतराल होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था जो साइकिल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडक्टर होता है। इंडक्टर के अंदर क्या होती है, जो वोल्टेज तो जो हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो वोल्टेज आगे जाती है, वो 90 डिग्री यहाँ पे आगे हो गई, ठीक है। और इस आरोपित वोल्टेज से, ठीक है ना, इसी का जो हम सप्लाई अप्लाई करते हैं ना इंडक्टर पे, जो सब आरोपित वोल्टेज देते हैं, तो उसका विरोध करता है बैक ईएमएफ। जो बैक ईएमएफ बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। अपोजिट हो गया तो इसको हम नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे आरोपित वोल्टेज था, ये सीधी खड़ी लाइन ऊपर की तरफ, तो इसकी इससे लेकर के 90 डिग्री पीछे रहती है करंट, ठीक है ना, जिसको हम ब्लू कलर की लाइन से यहाँ पे दर्शा रखे हैं, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन से दर्शा रखे हैं, यानी कि आरोपित वोल्टेज से ये करंट 90 डिग्री पीछे है, ब्लू कलर की लाइन से दर्शा दिया है, ठीक है। ये है आरोपित वोल्टेज, ये है करंट, यानी कि 90 डिग्री पीछे रह गई हमारी करंट। जबकि अगर हम करंट से आरोपित वोल्टेज की बात करें तो ये 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज, ठीक है ना। अब इसमें हम आरोपित वोल्टेज से बात करें किसकी, बैक ईएमएफ की, ठीक है। तो यहाँ से ये है ये है आरोपित वोल्टेज, ये है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो बैक ईएमएफ से यहाँ के बीच में यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बैक ईएमएफ है ना, वो आरोपित वोल्टेज से 180 डिग्री पीछे है, ठीक है, 180 डिग्री पीछे है। जबकि आरोपित वोल्टेज है ना बैक ईएमएफ से 180 डिग्री आगे है। आरोपित ईएमएफ की बात करें तो ये 180 डिग्री आगे है, और बैक ईएमएफ की बात करें तो ये आरोपित वोल्टेज से 180 डिग्री पीछे है, ठीक है। करंट और बैक ईएमएफ के बीच 90 डिग्री का अंतराल होता है। अब ये हो गई करंट और ये हो गया बैक ईएमएफ, ठीक है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का अंतराल होता है। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि करंट तो आगे चलती है, जबकि बैक ईएमएफ इसमें 90 डिग्री पीछे रहता है। अगर आरोपित वोल्टेज और करंट के बीच में देखें तो करंट पीछे रहती है और आरोपित वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है, ठीक है। इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह, यानी कि खुला परिपथ की तरह, और अंतिम स्थिति में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। क्योंकि हमने अभी पिछली साइकिल में देखा था इधर कि जैसे इंडक्टर को हम सप्लाई देते हैं तो उसमें सबसे पहले वोल्टेज फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही वोल्टेज 90 डिग्री पे जाती है उसके बाद में करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या हो गया कि स्टार्टिंग में करंट का मान ही शून्य था। इस पॉइंट में हमने देखा था कि जो इंडक्टर होता है ना उसके अंदर स्टार्टिंग में करंट शून्य होती है। तो इसी प्रकार इंडक्टर हम क्या कहेंगे कि स्टार्टिंग में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और लास्ट में करंट इसमें अधिकतम होती है, तो इसकी लास्ट स्थिति में इसको हम शॉर्ट सर्किट की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस साइकिल में एक बात ये और है कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना उसके साथ साथ ही यहाँ पे बैक ईएमएफ भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसका विरोध करने का काम करता है, जो इसके विपरीत चलता है। यानी कि जो आरोपित वोल्टेज है उसकी साइकिल पॉजिटिव में चलेगी, तब ये नेगेटिव में चलेगा बैक ईएमएफ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे अधिकतम में पॉजिटिव जा करके यहाँ पे डिक्रीज होने का काम करता है, तो उसी कंडीशन में ये जो बैक ईएमएफ है ये भी डिक्रीज आकर के जीरो पे आ जाता है। जैसे ही आरोपित वोल्टेज की साइकिल नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाती है तो इसकी साइकिल पॉजिटिव में चलती है, यानी कि आरोपित वोल्टेज और बैक ईएमएफ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एसी के लिए अवरोध उत्पन्न करता है इंडक्टर, ठीक है ना। जो इंडक्टर होता है ना इसको हम एसी सप्लाई देते हैं तो ये एसी का विरोध करता है, इसीलिए जब इसको हम एसी सप्लाई दे देते हैं ना तो ये एसी को ब्लॉक कर लेता है, और अगर डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो डीसी को पास कर देगा, ठीक है ना। यानी कि इसको एसी सप्लाई से जोड़ देंगे ना इंडक्टर को, तो ये क्या करेगा, एसी के जो करंट है उसके लिए अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए एसी को तो वहीं पे ब्लॉक करने का काम करेगा। अगर इसको डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे इंडक्टर को तो ये क्या करेगा, डीसी को डायरेक्ट पास कर देगा यहाँ पे। यानी कि पास करने का मतलब है कि अब इंडक्टर को हमने एक सिरे में इधर प्लस दिया और इधर माइनस दिया, तो इधर से जो करंट फ्लो होगी वो सीधी इधर आ जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और इंडक्टर हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है।